वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसे आप हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपका जो हमने 1 किया था पेपर नंबर, उसका सेकंड पार्ट है, ये पार्ट 2। अगर आप पार्ट जो है 1 देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप इजिली देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं पेपर पॉलिटिकल साइंस का, ये पेपर 80 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 80 नंबर का इसका एग्जाम होता है। आपके पास जो है 3 घंटे होते हैं पेपर को करने के लिए। ठीक है, आप कुछ इस तरह से पेपर रहता है, अगर आप देखना चाहे तो पेपर को पूरा कुछ इस तरह से रहता है आपका सेट 1, जो कि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो वहां से आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। बाकी ये आपका पूरा पेपर किस तरह से रहता है बोर्ड का, उस तरह से बनाया गया है। सामान्य निर्देश की तरफ अगर हम आए तो सामान्य निर्देश में पेपर का जो पैटर्न है वो बताया हुआ है। सबसे पहले बताया गया है जैसे सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आपके। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे सभी एक एक नंबर वाले होंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 13 से 18 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये सभी दो दो नंबर के होंगे। इनका आंसर आपको 50 से ज्यादा शब्दों में नहीं देना है। ये हमने दोनों के दोनों हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर जाकर देख लीजिएगा। आगे हम आए 19 से 23 तक, जो ये सभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। इनका आंसर आपको 100 से अधिक शब्दों में नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26। ठीक है, 24, 25 और 26 पैसेज वाला होगा, कार्टून और मानचित्र, इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे इस वाले में। एंड आपका लास्ट जो सेक्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक, ये सभी 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं देना है। और यहाँ बताया भी गया कि 6 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको आंतरिक विकल्प भी दिया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते तो कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में यहाँ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया जैसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, 13 से 18 तक जो आपका रहेगा 2 मार्क्स ईच रहेगा। 19 to 23 आर 4 मार्क ईच क्वेश्चन। 24, 25 एंड 26 आर पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 27 to 30 आर ऑफ 6 मार्क्स ईच। ठीक है, एंड इंटरनल चॉइस भी आपको दिया जाएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये इंग्लिश मीडियम में है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आगे हम आते हैं, हमने सेक्शन ए सेक्शन बी हमने डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैंने जैसे आपको बताया, जरूर आप पार्ट 1 देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 19वें से स्टार्ट होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पेपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं 4 नंबर में। सेक्शन सी में 20 मार्क्स का है टोटल और कोई आपका जो है नहीं दिया जाएगा अब विकल्प इसके अंदर सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ आएंगे तो पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन कि भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। ठीक है, आपको ये लिखना है। देखिए सोवियत संघ क्या है आपको पता होगा, सोवियत संघ के बारे में आपने पढ़ा, जहां पर शीत युद्ध चल रहा था, फिर उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद क्या है, सोवियत संघ पे उसका बुरा तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, बल्कि वर्ल्ड को भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब किस तरह से, पूरा वर्ल्ड अगर हम देख ले पूरे वर्ल्ड को, तो कोई ना कोई देश किसी ना किसी कारण से दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, या वहां की विचारधाराएं कह लो किसी देश की, या किसी का वहां की जो है संसाधन हो गए। ठीक है, तो क्या क्या परिणाम हुए सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो भारत जो है यहाँ पे देखेंगे, भारत जैसे देश के लिए क्या क्या परिणाम हुए। तो विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप क्या हो गया, अधिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है सोवियत संघ टूट गया था, अमेरिका यहाँ पे इनडायरेक्टली बिना लड़े भी वो जीत गया था। तो यहाँ पे अगर देख ले तो अमेरिका का प्रभाव जो है वो विकासशील देशों में वहां पे ज्यादा पड़ने लग गया था। कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी उसको धक्का लगा, यानी जो सोवियत संघ ने विचारधारा अपना रखी थी इसका विघटन हुआ, तो लोगों पर भी इसका क्या हुआ, इन्होंने जाना कि ये विचारधारा सही नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी सोवियत संघ की उसको भी जोरदार धक्का लगा। विश्व के महत्वपूर्ण संगठन अगर हम देखें उसके ऊपर अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया, जैसे आईएमएफ हो गया और वर्ल्ड बैंक।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। यही जो है आपको पैसे प्रोवाइड करवाते हैं, जो ऐसे देश होते हैं जो गरीब हो या किसी में प्रॉब्लम हो रही हो, तो यही जो देश है, यही 2 संगठन है जो देशों को क्या कराते हैं, पैसे प्रोवाइड। ठीक है, जैसे आजकल पाकिस्तान जो है आईएमएफ के चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो वो आईएमएफ के काट रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां रहती है, बहुराष्ट्रीय कौन सी कंपनियां होती है, वो कंपनियां जो अपना जो सामान है सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अमेरिका है यहाँ पे, और यहाँ की कंपनियां वो यहाँ यूरोप में भी काम कर रही है, यहाँ भारत में भी कर रही है, पाकिस्तान में भी कर रही है, चीन में भी कर रही है, एक ही कंपनी। तो ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है। अब उसका क्या हो गया, भारत और अन्य विकासशील जो देश है उसमें अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा इनको मिल गई। तो ये इनको हमें हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़े, साथ ही हमारे ऊपर ही नहीं वर्ल्ड के ऊपर भी इसके असर पड़े। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के कारण हमारे क्या क्या हुए, अगर हम देखें हम पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, तो एक तो विकासशील देशों की अगर हम बात करें जिसमें भारत भी आता है, अमेरिका का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया। कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी वो उसको धक्का लगा, जिससे वो थोड़ी दब गई पूंजीवाद के सामने। विश्व के महत्वपूर्ण संगठन अगर देख ले तो उसके ऊपर अमेरिका का प्रभाव देखने को मिला। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई। तो ये आप डाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका 19वां इंग्लिश मीडियम में है, आप इसे देख लीजिए। मैं इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं आपको दिखाते चलूंगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है अभी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 से लेकर आज तक, अगर हम देख ले पाकिस्तान को 1947 से लेकर, तो पाकिस्तान में कभी भी सरकार जो है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाई है। जैसे भारत में क्या हुआ कि सरकारों ने जो है, सभी सरकारों ने लगभग जो है उन्होंने पूरा किया है। ऐसी पाकिस्तान ने आज तक एक बार भी अपना जो प्रधानमंत्री है उसने अपना पूरा नहीं किया कार्यकाल। ठीक है, कोई 3 साल में चला गया, कोई 4 साल में, ऐसी अगर आप अभी देख रहे होंगे तो अभी भी नहीं है। तो इसके क्या कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर क्यों है, रीजन क्या है। तो देखेंगे बार बार जो है राजनीति में सेना का हस्तक्षेप होता है। सेना को देखेंगे, मार्शल लॉ कई बार लग चुका है पाकिस्तान में, सेना अपने हाथ में ले लेती है सारी चीजें। इससे क्या होता है कि लोकतंत्र के ऊपर ये खतरे का संकेत ही होता है। अगर वो सेना अगर हस्तक्षेप कर रही है राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा आज के आप समय देखेंगे तो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। कट्टरपंथी जो धार्मिक नेता है उनका बोलबाला बहुत रहता है, राजनीति हो चाहे किसी भी अगर देख ले हम किसी भी क्षेत्र में, पाकिस्तान में कोई धर्म के नाम पर जो है बहुत सारी चीजें, यहाँ पे आप वोट जो है धर्म के आधार पर मांगे जाते हैं, ये चीजें यहाँ तक होती है। यहाँ पर विदेशी ताकतें देख ले हम, उसका हस्तक्षेप रहता है। जैसे अगर हम देखें अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका के द्वारा देख लिए या बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके द्वारा जो है विदेशी ताकत रहता है, उनका हस्तक्षेप रहता है। इस कारण भी जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है कमजोर रहता है। और राजनीतिक दलों और नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ इत्यादि, यानी राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में अगर आप देखेंगे, यहाँ तो दलों और नेताओं के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ की सैनिक तक जो है क्या करते हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान में अभी जो उनके जो है आर्मी जनरल थे, ठीक है, जो अभी निकल गए हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं, मेरे को याद था लेकिन जस्ट अभी दिमाग से निकल गया। तो उनका जो आर्मी चीफ है उनके पास इतने सारे पैसे मिले हैं उनके अकाउंट में, उनके जो बैलेंस है, ठीक है, अकाउंट में जो बैलेंस है बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे वहां की आर्मी तक जो है ऐसी ऐसी चीजें करती है जिसका काम क्या है, सरहदों की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना। तो ये चीजें जो है हमें यहाँ नेताओं में ही नहीं बल्कि आर्मी में के लोग हैं उनमें भी देखने को मिलती है। तो स्वार्थ है, अपनेपन की मतलब अपना अपना हो गया, बस वही है। अभी यहाँ पर जो है बहुत ऊपर स्तर पर जो है भ्रष्टाचार है। ठीक है, यहाँ के हर एक नेता के ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर केस कर रखे हैं इन्होंने। तो पाकिस्तान में बहुत सारे रीजन आप डाल सकते हैं, पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है कमजोर रहता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है राइट द रीजन फॉर वीकिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री का इंटरफेरेंस होता है,
आपका जो भी यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स है पॉलिटिक्स में, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन करना है। वैश्वीकरण आप देखेंगे, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण, ठीक है, किसी वस्तु का या विचारों का क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश तक जाना, आप कह सकते हैं वैश्वीकरण है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैश्वीकरण के, तो बहुत सारे प्रभाव है, जिसके अंदर राजनीतिक भी आता है, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव भी आता है इसमें, इसमें सामाजिक भी आता है। ये पेन सही से चल नहीं रहा है। सामाजिक भी आ जाता है इसके अंदर आर्थिक भी आ जाता है, इसके अंदर सांस्कृतिक भी आ जाता है। तो कई सारे प्रभाव है, इसमें से आपको सारे याद कर लेने, क्योंकि ये 6 नंबर में सारे भी आ सकते हैं एक साथ, और कोई आपसे एक भी पूछ ले 4 नंबर में या 6 नंबर में, तो आपको पता होने चाहिए वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव है, लेकिन यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बोला गया। तो सांस्कृतिक प्रभाव में अगर हम देखें तो नकारात्मक ही प्रभाव निकलता है इससे। नकारात्मक प्रभाव में क्या-क्या आप डाल सकते हैं वैश्वीकरण के? सांस्कृतिक में सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देखने को मिला है हमें। आपके सामने एग्जाम्पल बहुत सारे, खाने पीने की चीजें अगर हम देख ले तो उसमें क्या है, विकल्पों की जो संख्या उसमें वृद्धि हुई है। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तन की दुविधा और संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर, ठीक है। आज के समय अगर बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके देने के लिए, आप खान पीन जैसे बर्गर पिज्जा ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपका रहन सहन बदल गया है, आपका जो कपड़ा पहनना, ठीक है, पहनावा है उसमें भी बदलाव आए हैं। आप जो पहले त्योहार मनाए जाते थे, आज के समय हमने पश्चिमी देशों के त्योहार को, जैसे त्योहार कोई भी हो मनाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे वहां के हमने बहुत सारी चीजें हमने ले आई है, और जिससे क्या होता है दूसरे का आप ठीक है कि यूज कर रहे हो, मना रहे हो कोई भी, जैसे पहले एनिवर्सरी हो गई, ठीक है, और जैसे हम 25 दिसंबर मनाते, तो आप देखेंगे उस पूरे देश में मनाया जाता है ये, ठीक है मनाया जाना, लेकिन अपना जो धर्म, अपना एक संस्कृति रहती है, उसको हम धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। तो वो चीजें क्या है, पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, वो क्या है, हावी हो रही है। तो इसका आप प्रभाव लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी खान-पीन के बारे में आप लिख देंगे, पहनावे के बारे में लिख देंगे, सोच के बारे में लिख देंगे, ये चीजें आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब करना है कल्चरल इफेक्ट क्या हुआ है हमारे ऊपर, ठीक है, ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंग्लिश मीडियम में था ये, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट्स लिखे हुए आपके आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हैदराबाद के बारे में बोला गया है कि हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार होता है। तो भारत क्या है, भारत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भारत जो है कई भागों में जो है टूटा हुआ था, जिसमें कई सारे जो है राजा, कहीं पे कोई हैदराबाद की अगर हम बात कर ले, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, कई भागों में 565 रियासतें थी यहाँ पे। हमारे जो है जो हमारे लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा भारत की जो रियासतें थी उसको एक करने के लिए, और भारत को क्या है एक देश बनाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उसमें था एक हैदराबाद, हैदराबाद क्या था, विलय नहीं हो रहा था भारत के साथ, ठीक है। हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऐसे करके एक रिपोर्ट तैयार करी थी, जिसमें अगर आप सिग्नेचर कर देंगे तो आप भारत का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन क्या है, हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम कहते थे। निजाम क्या कर रहा था, होना ही नहीं है उसे, तो उन्होंने क्या किया, भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए क्या किया, यथास्थिति बहाल करने का एक समझौता किया। लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद जो कांग्रेस थी उसके नेतृत्व में जो है किसानों और महिलाओं ने क्या किया, निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये आंदोलन शुरू हो गया, तो इन्होंने क्या किया, जो वहां का निजाम था, ठीक है, इस आंदोलन को उन्होंने कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्ध सैनिक बल, रजाकार सैनिक बल को क्या कहा गया, रजाकार को जो है लगाया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्यवाही के द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार जो हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। देखिए, अगर वो बात मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कई तरीके हमने यूज किए जिससे भारत में जो है भारत को हमने एक किया। तो ये तरीके जैसे कोई कोई नहीं हो रहा था, जैसे हैदराबाद हो गया आपका, जम्मू कश्मीर का तो आज तक है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आगे हम देखते हैं इसे इंग्लिश मीडियम में, अगर आप देख सकते हैं हैदराबाद मर्ज के बारे में, हाउ डिड हैदराबाद मर्ज विद इंडिया, ठीक है। तो ये आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या हुआ। जैसे द रूलर ऑफ हैदराबाद वाज कॉल्ड निजाम, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 1947
टू रिस्टोर द स्टेटस क्योंटी फॉर 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं, 3 पॉइंट और लिखे, आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं, पेपर बहुत बड़ा है, दोनों मीडियम में मैं बताने लग गया तो पेपर बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपातकाल के बारे में बोला गया कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, सिद्ध करना है। तो आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां क्या हो गई थी, उजागर हो गई थी। यानी एक तरह से आपको इसके अंदर जो बताना है वो सबक बताना है कि हमने क्या सीखा। ठीक है, आपातकाल से हमने क्या सीखा, हमें क्या पता चला आपातकाल के बारे में, आपातकाल से होता क्या है, ये सब हमें सबक मिल गया कि आपातकाल लगेगा तो देश में क्या-क्या चीजें हमारे साथ होगी। ठीक है, तो हमने सबक ले लिया, क्या-क्या सबक आपको बताना है। तो आपातकाल के दौरान देखें तो भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन जल्द ही जो है कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत को क्या है, भारत में जो लोकतंत्र है उसको हटाया जाना बहुत मुश्किल है, उसको विदा करवाना बहुत कठिन है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्तियों के नागरिक जो भी अधिकार थे उसकी रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई है तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन जो है अस्तित्व में आए। अधिकारों का हनन हुआ इस समय। ठीक है, आपातकाल हुआ तो लोगों को जबरन जो है आप बहुत सारी चीजें हुई, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अधिकारों का क्या हुआ, हनन हुआ। तो इसके लिए जो है आपातकाल जब हट गया उसके बाद हमने कई ऐसे संगठन बनाए जो ये देखे कि ऐसी स्थिति ना आए या ऐसी स्थिति में भी व्यक्तियों के जो अधिकार है उनकी रक्षा की जा सके। आगे देखते हैं हम अगले पॉइंट को। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की जो है सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगी। ये चीजें हो गई। पहले क्या था, मतलब जो आपातकाल लगा था उसमें सिर्फ बोला और कर दिया। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं भाई सही में बोला है कि नहीं बोला, क्योंकि उसके हमारे पास कोई सबूत ज्यादा नहीं थे, लेकिन लिखित में देगी तो इससे हमें जो है कंफर्म होगा। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य जो है वो नहीं कर पाई थी, तो इसका भी ख्याल रखा गया। तो ये चीजें हुई आपातकाल में, हमने बहुत सारी चीजें भी सीखी। तो ये है आपातकाल के बारे में। इसे आप इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वाज वर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, प्रूव इट। यहाँ पे आपके पॉइंट है, इंग्लिश मीडियम में आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। ये सभी आपके जो क्वेश्चन थे ये सभी 4-4 नंबर वाले हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ आया हो आपातकाल के बारे में। आपातकाल हमारा 25 जून 1975 को लगा था, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें घटित हुई थी। आपको पता होगा हैदराबाद का विलय डिस्कस कर लिया हमने। वैश्वीकरण के बारे में क्वेश्चन 4 नंबर में 6 नंबर में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है इसकी। भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सभी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं सेक्शन भ की तरफ, यानी सेक्शन डी की तरफ। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 होगा, 25 होंगे एंड 26। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे इसमें। और देखते हैं हम, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका रहेगा गद्यांश के ऊपर। ये आपका गद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़ना और इसके आंसर देने आपको। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि उस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत जो है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किया गया था, आपको बताना है। तो हमारे संविधान जो है, हमारा संविधान, उसके किस संविधान में लिखा हुआ है कि भाई अगर आपातकाल लगाना है तो किस स्थिति में लगाना है और कौन से अनुच्छेद में हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ेंगे, आपका ये जो गद्यांश दिया हुआ है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाए, ना मिले तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, बाकी आप जो है इसका आंसर मुझे बताइए कि 25 जून 1975 को जो लगा था आपातकाल, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत लगा था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कब लगा था। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आते हैं। आपातकाल की जो घोषणा थी, उस घोषणा किसने जारी की थी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए और यहाँ पे आपको ढूंढना है। अगर आंसर आपको मिल जाए तो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति ने तुरंत उद्घोषणा कर दी। ठीक है, किसने, राष्ट्रपति ने। यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ पढ़ेंगे आप तो आपके बता रखा होगा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये थे। तो इन्होंने क्या करी, घोषणा कर दी
तो यहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन का जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क ठीक हो जाएगा इसका। आपातकाल की उद्घोषणा किसने जारी की थी? तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो जाता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, उपरोक्त सभी। ये आपके सामने पॉइंट दिए हुए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसे आपको पढ़ना है, अगर इसमें आपको मिल जाता है आंसर तो ठीक है, बाकी आप इसे देखें, मैं आपके सामने इसे लेके खुद ही मैं आपको आंसर बताता हूँ इसमें से देखकर, ठीक है, ताकि आप भी कुछ इसी तरह से करते होंगे। ये तो है नहीं कि आपको कंफर्म हो कि पूरी तरीके से पहले से याद हो, तो इसमें से आप करते होंगे। बाकी इसका जो आंसर है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो ये आपके जो है पॉइंट जो है मुझे लगता है ऑप्शन घ ये सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या निकल कर आएगा, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। रोक लगा भी सकती है, ऐसा भी है प्रावधान कि मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है जब आपातकाल हो। तो ऑप्शन घ सही लग रहा है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आएगा। आगे हम आए और है आपका, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया था? तो किस आधार पर लगाया था हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था। अंदरूनी जो गड़बड़ी है उसकी आशंका में जो है इन्होंने लगाया था आपातकाल। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन जो ग है वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इंग्लिश मीडियम में यही आपका पैसेज जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से 24 है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पढ़ सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन जो है 25 जून 1975। ये आपको मुझे बताना था कमेंट करके, बाकी मैंने आंसर बता दिए हैं। पहले का दूसरे का जो ए हो जाएगा, प्रेसिडेंट जो है फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और थर्ड का जो है ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर मेरे को डी लग रहा है, लेकिन आपको जरूर बताना है कमेंट करके क्या ये सही है। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस डिड इंदिरा गांधी इम्पोज नेशनल इमरजेंसी? तो ये आ जाएगा इंटरनल जो भी डिस्टरबेंस था उसके कारण। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, मानचित्र वाला क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, आपको बताना है कौन सा राज्य है वो। आगे देखिए हम, स्वतंत्र भारत में साम्यवाद सरकार द्वारा शासित पहला राज्य कौन सा था? ये आपको बताना है। 40 श्री रामुलु से संबंधित राज्य आपको बताना है कौन सा है। और आपको जो बताना है वो है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुआ। तो ये हमने डिस्कस भी किया था एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, सॉरी एमसीक्यू में नहीं, हमने 2 नंबर के क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया था। ये इसका राइट आंसर जो है इसका मणिपुर आ जाएगा, हमने मणिपुर डिस्कस भी किया था। इसका देखें तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इसका राइट आंसर निकलकर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आपको फिल करना है ये आपका मैप में, ठीक है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा आपका ये, ठीक है। आगे हम देखें, स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा केरल, ठीक है। और जो ये आपका वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, तो वो आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से मैप आपका नीचे दिया हुआ है। बाकी ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन यहाँ पे आपके चारों पूछे गए हैं, ठीक है। मैप आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जैसे ये छत्तीसगढ़ आ गया, पहला छत्तीसगढ़, ठीक है, पहला। दूसरा जो है आपका वो आ जाएगा केरल, ठीक है। तो ये आपका बी लगा लीजिए आप इसे, केरल, इसे ए लगा लीजिए। सी जो है आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो श्री पोट्टू रामुलु, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन, मैं आपको सी यहाँ लिख देता हूँ। एंड आपका लास्ट बचता है वो है डी। तो यहाँ पे बोला गया है मणिपुर। मणिपुर कहाँ पर है ये आपको मुझे बताना है, मणिपुर कहाँ पर है, ठीक है। डी यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से आपका मैप, यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। पहले में आप इसे छोड़ दीजिए, ये गलत हो रखा है, ठीक है। अल्फाबेट आपको लिखने हैं, फिर इसके बाद लिखना है कि ए कहाँ पर है। जैसे ए में देखे तो छत्तीसगढ़ आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फिल कर लेना है। केरल दूसरा हो गया, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश हो गया,
चौथा आपका जो है, चौथा हो गया आपका मणिपुर। तो कुछ इस तरह से मैप आपको फिल करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। आपका ये कार्टून जो दिया गया उसका अध्ययन करना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये कार्टून आप समझ ही गए होंगे, चीन का ये, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जैसे दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, तो वो चीन की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन जो ख है वो सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए हम। साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ये देखिए, ये जो आगे की पहिए है इसमें कौन सी विचारधारा आपको लग रही है, कौन सी विचारधारा को ये दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये है साम्यवाद। ऑप्शन जो है क राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकिल के जो पीछे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो साइकिल का पीछे वाला पहिया है ये है आपका डॉलर, ठीक है। डॉलर कुछ ऐसा ही होता है, एस बना रहता है और ऐसे रहता है डॉलर। तो ये आपका हो जाएगा डॉलर का निशान है ये, जो कि अमेरिका की मुद्रा है, ठीक है। ये अमेरिका की है। मुद्रा को किस मुद्रा को दर्शा रहा है, कौन से देश का ये, तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका का। ऑप्शन जो घ है इसका सही हो जाएगा। एंड आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद समाप्त किया, तो वो था अमेरिका। अमेरिका के साथ उन्होंने व्यापार किया, ठीक है। राजनीतिक और आर्थिक जो है एकांतवाद समाप्त किया उन्होंने 1972 में, और ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छी चीज साबित हुई। तो ये आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। कौन दिखा रहा है आपको, तो इसके अंदर चाइना की इकोनॉमी दिखा रही है हमें, जो साइकिल है, ठीक है। एंड आपका जो यहाँ पे बताया गया जो आगे वाला आपका पहिया है, व्हील ऑफ द बाइसाइकिल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, तो आपको बताना है कौन सा है। ऐसे आपका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैंने बता दिया आंसर, आप सभी टिक जरूर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है ई। इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपके सभी के सभी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है, टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 6-6 नंबर का है और सभी में आपके विकल्प दिए गए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यूरोपीय संघ के बारे में पूछा गया है कि उसको ताकतवर बनाने वाली क्या-क्या चीजें जो उसे ताकतवर बनाती है। देखिए, यूरोपीय संघ अगर आप देखेंगे यूरोप कैसे बना, देखिए दूसरा विश्व युद्ध होता है, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध होता है तो यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यूरोप के देश जो है वो सोचते हैं कि हम मिलकर जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लोगों की आर्थिक समस्याएं बहुत सारी रहती है, लोगों की अलग-अलग समस्या रहती है देशों की। तो उसमें क्या है, ये सारे एक संगठन बनाते हैं जिसको यूरोपीय संघ कहा जाता है। यूरोपीय संघ जो है इसके अंदर यूरोप के देश शामिल है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे इसको ताकतवर बनाने वाली क्या-क्या चीज है। तो अगर हम देखें 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन भी अमेरिका से ज्यादा था, ठीक है। इसका सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अमेरिका से भी ज्यादा था। एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2005 में। इसकी मुद्रा देखें यूरो, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए जो है वो खतरा बन गई है। यूरो जो इसकी मुद्रा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी के समय गिर रही है क्योंकि अभी के समय जो है यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से क्राइसिस आया हुआ है पूरे वर्ल्ड में। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी देखें तो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है यूरोपीय संघ की। इसके अंदर यूरोपीय संघ मतलब कोई एक देश नहीं है, एक संगठन है, इसमें कई सारे देश शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका से ज्यादा ही होगा क्योंकि इसमें एक देश नहीं है, 2 देश नहीं है, कई सारे देश शामिल है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है, ठीक है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर देखें हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके अंदर देखें तो एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में ये कार्य करता है। इसका एक सदस्य देश देखें फ्रांस, तो वो सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस देख लिया हम, तो क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न है और आधि राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में ये सक्षम है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे यूरोपीय संघ क्या है, एक ताकतवर संगठन के रूप में आप कह सकते हैं। ताकतवर बनाने वाले कारक ये थे। ब्रिटेन भी था पहले इसका सदस्य, लेकिन क्या है, ब्रिटेन हट गया है, वो उसके अलग रीजन थे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रिटेन अब नहीं रहा। बाकी फ्रांस को देख ले तो वो परमाणु संपन्न भी है, साथ ही साथ स्थायी सदस्य है वो यूएनओ का। तो ये इनके कई पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर विच मेड द यूरोपियन यूनियन स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 2005 में लार्जेस्ट इकोनॉमी था इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर इसी में 8वें में बोला गया है। क्वेश्चन है आपका, चीन तथा भारत बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे, क्या आप इससे सहमत है? देखिए, चीन और भारत पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो भारत का नाम कहाँ कहाँ नहीं गया है। कोरोना के दौरान अगर हम देखें, कोविड के टाइम, तो इंडिया का नाम बहुत जगह गया, क्योंकि इंडिया ने बहुत देशों को जो है भरपूर मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड करवाई। हेल्थ जो भी चीजें थी उसमें बहुत मदद करी विश्व की इंडिया ने। साथ ही चीन के बारे में देखें तो चीन क्या है, उभर रहा है। ठीक है, भारत और चीन उभर रहे हैं। जैसे चीन के पास देखें हम तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। साथ ही उसके पास जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा है, जो आपके अमेरिका की करेंसी है डॉलर। ठीक है, तो उसके पास जो विदेशी रुपया है या विदेशी जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और चीन के पास देखिए हथियारों के मामले में देख ले, हम उसके पैसों के मामले में देख ले, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है और ये आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही भारत की बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। धीरे धीरे भारत जो है वो आ रहा है, और भारत लगभग जो है अभी तो इस आप कहेंगे कि 1 ही 2 साल हुआ है जो भारत ट्रेंड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। एक विकास के नाम पे कह ले आप, जो है एक अच्छे विकास के नाम पे आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो चीन के बारे में देखें तो वैश्विक स्तर पर चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। जापान देख लिया, अमेरिका रूस के साथ जो है अपने मतभेद को कुछ हद तक सुलझा लिया है। लेटिन अमेरिका व अफ्रीका देशों में निवेश किया है इन्होंने, और विश्व व्यापार संगठन का ये सदस्य है। ये जो पॉइंट है इसे आप मत लिखना, मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। ये आपकी बुक की लैंग्वेज में है। ठीक है, बाकी जापान अमेरिका देख ले, ठीक है, इनके बीच इनके संबंध लगभग सही नहीं चल रहे। ठीक है, बाकी चीन के बारे में देखें तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। लैटिन अमेरिका व अफ्रीका देशों में इसने निवेश बहुत मात्रा में किया है, और निवेश ये करता है ना तो फिर अपने जाल में फंसाने के लिए करता है, ये तो सभी जानते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत परमाणु संपन्न शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की प्रमुख भूमिका है। आप दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, भारत जो है 5वीं, दूसरी जो है वो चीन है, और 5वीं क्या है, भारत है। ठीक है, तो आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे लिख सकते हैं भारत के बारे में। भारत ब्रिक्स का सदस्य है। भारत ने कोविड महामारी में जो है बांग्लादेश हो गया, भूटान आदि देशों को जो है वैक्सीन भेजकर सहायता की, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है महामारी की रोकथाम में सहायता करी। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। भारत और चीन देख ले हम तो बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे, और इससे हम सहमत है, ये सही है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना एंड इंडिया आर जो है इमर्जिंग एज मेजर इकोनॉमिक पावर, डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स है आपका चाइना के बारे में, एंड यहाँ पे जो है इंडिया के बारे में। तो यहाँ आप जरूर जो है इसे नोट कर लीजिए या पढ़ लीजिए, यहाँ पे एक नजर जरूर देख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं। आगे देखें, हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में बोला गया कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, संगठन हमारे वर्ल्ड में देखें तो कई संगठन है हमारे, जैसे यूएनओ है। ठीक है, आपने यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन आपने देखा, यूरोपीय यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया आपका, सार्क हो गया, सार्क SAARC, सार्क हो गया। ठीक है, आसियान के बारे में आपने देखा, कई सारे संगठन है। लेकिन वर्ल्ड में संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एंड अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता के बारे में आपको बताना है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं हम कि विवाद और उसके समाधान के लिए संगठनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। शांति व सुरक्षा की बात कर ले तो वहां भी हमें क्या है, कोई ना कोई संगठन ही रहेगा जो हमें मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, शांति जैसे युद्ध हो जाए तो उसको रोकने में। वैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता आप कह सकते हैं पड़ती है, लेकिन असलियत में हो नहीं पाता कुछ भी। जैसे अभी देख ले हम यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा है। ठीक है, तो युद्ध को रोकने के लिए कहा गया, बट युद्ध को नहीं रोक पाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी जो संगठन नहीं कर पाती है। संगठनों को क्या है कि और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। बाकी संगठनों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है, अंतरराष्ट्रीय विवाद हो गए उनको हम आसानी से या शांतिपूर्ण तरीके से क्या है उसका समाधान निकाल सके, युद्ध को रोक सके। अगर युद्ध हो रहा है तो उसको सहायता रहती है अंतरराष्ट्रीय संगठनों की। ये प्रेशर बनाती है, जैसे रसिया के ऊपर कई प्रकार की प्रेशर बनाए गए युद्ध को रोकने के लिए। विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, ठीक है, आर्थिक विकास में सहायक रहता है, क्योंकि संगठन में एक देश नहीं होते,
बल्कि पूरे देश, बहुत सारे देश होते हैं। यूएनओ में तो यहाँ तक कि 193 या उससे प्लस हो गए होंगे, अभी तक 193 कंफर्म है, इतने देश शामिल है। प्राकृतिक आपदा आ गई, महामारी आ गई, तो ऐसे समय में क्या है, संगठन जो है बहुत तेजी से काम करते हैं, क्योंकि संगठनों की क्या होती है, अपनी एक आप देखेंगे संगठनों के पास अपना एक जमा पूंजी रुपया होता है, ठीक है, ये एक तरह से आप पैसा होता है इनके पास, जो इस ऐसे समय में वो यूज कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को ये बढ़ावा देते हैं और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। आजकल देखेंगे आप मौसम जो है कितने जल्दी बदल बदल जाता है, ठीक है। ताप वृद्धि मतलब क्या है, तापमान में भारी जो है वृद्धि देखने को मिलती है हमें, किसी जगह बहुत ज्यादा है, किसी जगह बहुत कम है, तो इसकी भी वो देख-रेख करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता और भी हमें बहुत सारे रीजन है जिससे हमें पड़ती है। आप यहाँ पे किसी देश के आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है। किसी देश का जो जैसे आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, उनमें हो गया महामारी से निपटना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाई इज देयर आर नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हम आते हैं, इसी में 8वें में पूछा गया जो क्वेश्चन है, भारत के नागरिक के रूप में आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे। देखिए यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ में स्थायी सदस्यों के लिए एक वो रूल बनाया गया है, या आप कह सकते हैं कि मानदंड है उनके, ठीक है, यूएनओ के, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हुई थी इसकी स्थापना 1945 में, ये हुआ था 24 अक्टूबर को, ठीक है। उसमें और उसके बाद भारत भी उसके बाद जो है एक हफ्ते बाद, ये 6 दिन बाद जो है करीब 30 अक्टूबर को भारत भी ऐड हो जाता है, लेकिन स्थायी सदस्य के रूप में नहीं, ठीक है। भारत में ऐड हो जाता, भारत जो है यूएनओ में ऐड हो जाता है, लेकिन स्थायी सदस्यों के पास है क्या, एक वीटो की पावर है, जिनसे जो है वो कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो उस पर अगर वो वीटो कर दिए, भले ही सारे देश एक तरफ राजी हो जाए, एक देश अगर वो नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो ये क्या है, वीटो की शक्ति है स्थायी देशों के पास। लेकिन भारत के पास क्या है, भारत के पास नहीं मिली है भारत को, तो भारत चाहता है कि इसके अंदर बदलाव हो और भारत भी क्या है, स्थायी सदस्यता के लिए जाए और उसे स्थायी सदस्यता मिले। मानदंड जो दिए गए स्थायी सदस्य के लिए, भारत उनके ऊपर पूरा का पूरा खड़ा उतरता है। अगर हम देखें, बोला गया आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, तो भारत है दूसरा सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से पूरे अर्थ पे। अगर हम देखें आने वाले समय में अगर हम 1 साल और रुक जाए, या क्या पता हमने क्रॉस कर दिया हो, 1 पे आगे हो, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्या पता 1 पे भी आगे हो, या कुछ समय बाद हम जो है 1 पे आ जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं स्थिर लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इनका दूसरा जो है मानदंड है। इसके ऊपर देखेंगे भारत में स्थिर लोकतंत्र हमारा 1947 से ही अगर हम देख ले, जब से आजाद हुए हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है और मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा भी है यहाँ। भारत क्या है, उभरती हुई आर्थिक ताकत है, आर्थिक ताकत होनी चाहिए उभरती हुई, तो ये भी है भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता रहता है भारत, एक ये भी रीजन है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत को क्या है, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। शांति बहाली में योगदान, अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है ना ऐसी चीजें जिससे रोकना हो, सैनिक की जरूरत हो, तो भारत के सैनिक को लिया जाता है, क्योंकि भारत के सैनिकों का एक नाम है पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी ऐसी चीजें हो रही है जहां पे शांति स्थापित करना है, बस इंडियन आर्मी को बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा नाम है इंडियन आर्मी का यहाँ पे। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, भारत, ठीक है। ऐसा देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, तो यहाँ पे भारत जितनी विविधता को तो कहीं नहीं पाई जाती। तो बहुत इतने सारे पॉइंट है और सब में भारत जो है खड़ा उतर रहा है, लेकिन फिर भी भारत को जो है स्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही है। उसका रीजन एक चीन है, चीन बार बार वीटो कर दे रहा है। अगर हम देखें 1 जनवरी 2021 से भारत ने 8वीं बार जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना जो है कार्यभार प्रारंभ किया। भारत को कुल 184 वोट प्राप्त हुए, समझ रहे आप, 184 वोट कितने थे, 193 लगभग जो है देश है, उसमें से 184 वोट जो है मिलना बहुत ज्यादा बड़ी बात रहती है। फिर भी भारत क्या है, स्थायी सदस्यता जो है उनको भारत को नहीं मिला है, तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत को मिलना चाहिए, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू सपोर्ट इंडिया केस फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर जो है प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट पढ़ सकते हैं, क्या क्या है मैंने आपको हिंदी में पढ़ के बता दिया है। आगे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत की परमाणु नीति के ऊपर।
देखिए, भारत की परमाणु नीति जो थी पहले के समय थी, अभी जब जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने कुछ बदलाव भी किए। तो भारत क्या है, ये तो है कि सबसे पहले क्या है, भारत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है? भारत अपनी सुरक्षा एवं आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने अपना रखी है, ठीक है? लेकिन जो हमारी वर्तमान की सरकार है, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं, नीति की समीक्षा की जाती है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यानी अभी तो ठीक है, हमने नो फर्स्ट फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना रखी है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई सामने वाला हमें मार के चला जाए। अब मान लीजिए आपको कोई जान से ही मार दे, तो उसके बाद आप कर भी क्या पाएंगे? तो परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो पूरे के पूरे देश को निपटा सकता है, ठीक है? एक एक से तो नहीं होगा। अगर हम देखें, बहुत है देशों के पास, अगर जो परमाणु संपन्न देश है, सभी के पास इतने हैं कि वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, तो हम ये नहीं वेट करेंगे कि भाई तुम मारो हम पे, फिर हम मारेंगे। तो इस पे परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। परमाणु हथियार जो है, उसका प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी। इसके साथ ही भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्वयं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर हम देखें, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि सीटीबीटी और परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जैसी भेदभावपूर्ण अन्यायपूर्ण संधियों का विरोध भी करता है भारत, क्योंकि ये सब कहते हैं क्या है कि पहले क्या था कि आप परमाणु बम जो है नहीं बनाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भाई तुमने बना लिया, हम पीछे काहे रहे, ठीक है? तो हमने बनाया, हमने यूज भी किया और पूरे वर्ल्ड को दिखाया। जब 1998 में किया हमने, 74 में भी हमने कोशिश की, उस समय भी किया। 1998 में जो किया, पूरी दुनिया आप देखेंगे जो है दहल गई थी जब किया था, ठीक है? अमेरिका को पता भी नहीं चला था, हमने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो ये चीजें हैं। बाकी जो पहले के समय अगर हम देखें, अभी के समय तो भारत का बहुत बोलबाला है। भारत की जो विदेश नीति है इस समय, भाई क्या ही बताएं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है? तो यहाँ हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसे आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम है, आप इसे पढ़ लीजिए। हम आते हैं अब अथवे की तरफ। इसी में अथवा पूछा गया है, भारत चीन विवाद के मुद्दे जो है आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। देखिए, भारत और चीन का विवाद कहाँ से शुरू होता है? 1950, ठीक है? 1950 में चीन द्वारा क्या है, तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियों बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच क्या हुआ, एकदम इनके संबंध बिगड़ गए, ठीक है? फिर 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण कर देता है। इस समय युद्ध हो जाता है भारत और चीन का। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, एक चीज ये भी है जिससे इनके जो है बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। चीन जो है भारत के परमाणु जो भी परीक्षण होते हैं उसका विरोध करता है। बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, से चीन ने सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ जो है माना जाता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से जो है चीन के जो सैनिक संबंध है भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद, इनके ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगाए जाने वाले प्रस्ताव को पेश किया, लेकिन क्या है, चीन उसके ऊपर क्या लगा देता है, वीटो। वीटो जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर अगर आपने प्रस्ताव पारित किया है, किसी एक देश जिसके पास वीटो, टोटल 5 देशों के पास है, उसमें से किसी एक ने भी मना कर दिया तो प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो चीन ने कर दिया, ठीक है? भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर लगा दिया। तो इन चीजों से अब रिश्ते अच्छे तो नहीं होंगे, खराब ही होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि धीरे धीरे जो है करते जाए चीन, ऐसे ही करते जाए, धीरे धीरे जो है ये फुटेगा, ठीक है? चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पोक से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है? वन बेल्ट वन रोड इन्होंने बनाया, जिसमें इस तरह का लग रहा है, मतलब भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत भी, हम भी तेज है भाई, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया होगा, ठीक है? वहां धीरे धीरे हम भी वहां बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ की पूर्व की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ की तरफ भारत बढ़ते जा रहा है, ठीक है? अगर देखें वर्ष 2017 में भूटान की भूभाग पर जो है, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर अधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव होता है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जो है जताने, पाकिस्तान से चीन की मित्रता है, भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध जो है खराब होते। चीन और भारत जो है सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है। देखिए, चीन के बारे में आप इतना जान लीजिए कि चीन जो है कभी युद्ध नहीं करेगा, ठीक है? युद्ध नहीं करेगा, सिर्फ वो डराएगा।
अब आपको भी पता है कि जो यहाँ भारत के प्रधानमंत्री जो है वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के रिस्पॉन्स दे रहे हैं उन्हें। तो मुझे नहीं लगता अब जो है चीन ज़्यादा कुछ कर पाए। अगर ज़्यादा भी होगा तो मुझे लगता है कि फिर मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया जो है जल्दी कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर ये सब ठीक नहीं होता है, चीन कभी सामने से युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि चीन को भी पता है कि वो जो टिका हुआ है ना, वो अपने आर्थिक जो पैसा है उसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है? उसके पास वो उस तरह की फ़ौज नहीं है जो आप कहेंगे कि देखिए कई तरह की फ़ौज है दुनिया में। अगर हम अमेरिका की फ़ौज कह दें, ठीक है? मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी बहुत वो है, कोई हरा नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए फ़ौजों में ये होता है, अमेरिका की फ़ौज देख ले, अगर आप उनको जो है उनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि आप जो है किसी भी मौसम में, ठीक है? आप अगर आप देखें तो आप भी थोड़ा-सा खाना खा के भी आप युद्ध कर लें। वहाँ पे पता है क्या है? वहाँ पे कहेंगे भाई पूरा चाहिए पेट भर के, और पेट भर के छोड़िए, पेट भर के ठीक है, सबको चाहिए होता है खाना। लेकिन उनको क्या चाहिए? उनकी ख्वाहिशें रहती है अलग-अलग चीज़ें। भाई यहाँ पे इंडियन आर्मी को अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ सिर्फ़ चावल-चावल खा के भी काम चला लेती है जब युद्ध हो रहा हो, ऐसी स्थिति हो रही हो या ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है? तो वहाँ पे लेकिन ऐसे अगर आप चीन की सैनिक देखेंगे तो वहाँ वो ऊपर आ ही नहीं पाते। ठंड से ही वो जो है कई उनको बदलने पड़ते हैं, जैसे 4-5 सैनिक फिर आए, फिर उसके बाद दूसरे आए। हमारी इंडियन आर्मी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे वो किस प्रकार की है। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी सबसे मतलब सब पूरी दुनिया को हरा सकती है, लेकिन कुछ खास बात है, जो कि पूरी वर्ल्ड मानती है। और देखा जाए तो आप कभी भी देखिए ना, चीन कभी युद्ध नहीं करेगा सीधे से, वो ये कोशिश करेगा सिर्फ जो है इधर से कर ले, अरुणाचल प्रदेश हो गया या यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ के क्षेत्र से, बाकी वो सीधे युद्ध नहीं करेगा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 30 रहता है आपातकाल के बारे में, कि उसके एक तो घोषणा क्यों गई, आपातकाल की जो घोषणा है वो क्यों की गई, तथा आपातकाल के परिणाम क्या-क्या हुए। देखिए आपातकाल की घोषणा के क्या-क्या कारण थे, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो है इंदिरा गांधी के 1971 में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसको क्या अवैध घोषित कर दिया जाता है। एक तो ये रीजन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले पर जो है स्थानादेश जो है देना, ठीक है? और जेपी द्वारा जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करना। और भी कई सारे आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, जिससे भारत में राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसकी घोषणा की गई। और यहाँ पे देखिए आपातकाल के निम्न परिणाम हुए, क्या-क्या हुए? तो मौलिक अधिकारों का जो है हनन हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राजनीतिक जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी की गई, जो विपक्ष के नेता थे। प्रेस जो था यानी समाचार आप जिसे कहते हैं, प्रेस पर जो है उस पर रोक लगा दी गई, हड़तालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। तो ये परिणाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपातकाल के बारे में। एंड आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाई वाज जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन जून 25 1975, एनालाइज एनी जो है 3 आपको 3 पॉइंट्स बताने क्या-क्या जो है क्या-क्या निकले। ठीक है? आगे हम आते हैं अगर 8वें की तरफ, तो यहाँ पे 8वें में दिया गया आपातकाल के बारे में, कि आपातकाल के बाद जो है राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करना है। देखिए आपातकाल तब होता है 1975 में, ठीक है? उसके बाद के आपके राजनीतिक जो है स्थितियाँ कैसी रही? तो 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और नई पार्टी बनती है जनता पार्टी, इसका गठन हुआ। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया। ठीक है? यहाँ पे दलों के गठन होने लग गए, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। फिर बाद में जनता पार्टी में ही शामिल हो जाता है ये। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की 154 सीटें तथा जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को कितनी मिली? 330 सीटें मिली। यहाँ पे देखेंगे आप सीटों का अनुपात यहाँ पे ज्यादा है किसका? जो है जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक जो है होने के कारण जो है 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें प्राप्त होती है और जनता पार्टी की सरकार जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह व जगजीवन राम दो उप प्रधानमंत्री बनते हैं। एक तो मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बनते हैं और दो आपके उप प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह और जगजीवन राम। ठीक है, ये दो उप प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता पार्टी के पास जो है किसी देश अगर हम देखें तो ये जीत तो गए, लेकिन इनके पास क्या था? कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आगे कोई दिशा नहीं थी, नेतृत्व किस तरह से करना था, किस तरह से काम करना था, और सरकार जो है इससे जल्दी गिर गई, पता ही नहीं था। फिर 1980 में लोकसभा का चुनाव होता है,
जिसमें कांग्रेस को 353 सीटें हासिल करके जो है विरोधियों को उन्होंने करारी शिकस्त दी। तो ये है आपातकाल के बाद की राजनीति। देखें हम तो कई सारे दो हमने दल देखे बनते हुए, जैसे दो पार्टियां बनी, एक तो जनता पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये बने। फिर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है वो उसी में जाकर शामिल हो गया। इन्होंने फिर जो है आपातकाल लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको वोट नहीं मिल पाया। जनता पार्टी की जो है सरकार बनती है जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं और उप प्रधानमंत्री हमारे दो बनते, लेकिन इनको एक्सपीरियंस नहीं था ज्यादा, इन्हें किस तरह से सरकार चलाना है, इसीलिए कार्यक्रम में जो है जो भी कार्यक्रम था या काम था उसमें उनका बहुत नॉलेज नहीं था या अभाव था, इसलिए आपका जो है सरकार गिर जाता है। फिर 1980 में लोकसभा में कांग्रेस जो है वो चुनाव दोबारा से जीतकर उनको जो विरोधी थे उनको करारी शिकस्त देते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर हो जाता है खत्म। ये है आपका पूरा पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आज का वीडियो था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा आप जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1। चलिए ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।